अचानक पूरे इलाके में अजीब और बीमार सी बैंगनी रोशनी फैलने लगी। इसका सिर्फ एक ही डरावना मतलब हो सकता था। एक रैंक 7 जानवर मैदान में आ चुका था। ऐसे स्तर का प्राणी ही आसपास की जगह को विकृत कर सकता था और आधुनिक हथियारों को लगभग बेकार बना सकता था। लड़की की आंखें फैल गईं, उसके पुतलियां डर और एड्रेनालिन के मिश्रण से सिकुड़ गईं और उसने गहरी सांस ली। चलती छायाओं के बीच 4 अजीब नीली भूतियां लौ जल उठीं। जानवरों की भीड़ ऐसे अलग हो गई जैसे रेड सी का पानी। अंधेरे से एक भयानक शिकारी बाहर आया, 6 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा। यह एक ट्विन हेडेड शैडो पैंथर था, जिसके शरीर पर काली सांप जैसी चमकदार स्केल्स थीं और पूंछ बिच्छू के डंक की तरह तनी हुई थी। उसकी चारों आंखों से नीली लौ निकल रही थी। लड़की ने गहरी सांस ली, होठों पर हल्की पागल सी मुस्कान आई और उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। समय बिल्कुल सही है। शराब के साथ खाने के लिए कुछ तो चाहिए था। गले से निकली दहाड़ के साथ लड़की ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और मालगाड़ी जैसी रफ्तार से आगे लपकी, मानो एक ही वार में उस दानव को 2 टुकड़ों में काट देना चाहती हो। उसके रोमछिद्रों से घना सफेद क्यूआई फूट पड़ा, जिसने अंधेरे को ग्रांड मास्टर की चमकती आभा से भर दिया। उसकी आंतरिक ऊर्जा इतनी गर्म थी कि उसकी त्वचा से भाप उठने लगी और खून उबलने लगा। लड़की और वह छायादानव ऐसे टकराए जैसे आसमान में बिजली कड़की हो और कीचड़ मलबे में भयंकर झटके फैल गए। आसपास के सब लोग देखने लगे, क्योंकि यह लड़ाई तय करने वाली थी कि वे जिंदा बचेंगे या नहीं। वह लगातार कुल्हाड़ी घुमाती रही, हर वार में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई। मर जा, लड़की गरजी और आखिरी बार कुल्हाड़ी ऊपर से पूरी ताकत से नीचे लाई। ये ले, वह चिल्लाई। तभी अचानक एक भयानक टक्कर की आवाज आई और धुएं के बीच एक आकृति हवा में उछलती हुई पीछे जा गिरी, जैसे पत्थर मिट्टी पर उछलता है। उसकी सुनहरी क्यूआई रक्षा गीले कागज की तरह फट गई जब शैडो पैंथर अविश्वसनीय गति से उससे टकराया और उसे हड्डियां तोड़ देने वाली ताकत से जमीन पर दे मारा। मशीन गनों की टकटक अचानक बंद हो गई और खंदक पर डरावनी खामोशी छा गई। हर नजर गिरी हुई कमांडर पर टिक गई। लड़की मिट्टी में घुटनों के बल थी, मुंह से खून की मोटी धारें निकल रही थीं। उसने नीचे देखा, उसकी छाती में एक गहरा, फटा हुआ घाव था जिसमें हड्डी तक दिखाई दे रही थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी हंसे या रोए। वह बुदबुदाई, क्या ये सच में इतने मजबूत हैं? या मैं किसी जोड़े से टकरा गई हूं? उसकी शंका तुरंत सच साबित हुई जब अंधेरे में 8 नीली भूतियां लपटे चमक उठीं। 2 ट्विन हेडेड शैडो पैंथर्स बाहर आए, दोनों रैंक 7। उनमें से एक थोड़ा छोटा था, शायद मादा। लड़की ने खून थूकते हुए गाली दी और समझ गई कि उसकी स्थिति अब मौत वाली हो चुकी है। धत तुम सब पर, महिला कमांडर ने थकी लेकिन जिद्दी आवाज में कहा। दोनों ट्विन हेडेड शैडो पैंथर्स घातक शिकारियों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़े, उनकी मुलायम चाल फटी धरती पर लगभग बिना आवाज के पड़ रही थी। दोनों दानवों ने एक साथ अपने विशाल दांतेदार जबड़े खोल दिए, जिनसे चिपचिपी जहरीली लार टपक रही थी। उनकी 8 चमकती आंखें उस अकेली घायल लड़की पर टिक गईं, ऐसी भूख के साथ कि उसकी रूह तक कांप गई। एक झटके में दोनों दानव उस धूल में घुटनों के बल बैठी लड़की पर झपट पड़े, उनके पंजे उसका शरीर चीर देने को तैयार थे। मौत सामने देखकर उसका दिमाग थकान और बेबसी की धुंध में डूब गया। क्या सच में मेरी यात्रा यहीं खत्म होने वाली है? उसने सोचा। इन दानवी शिकारियों के हाथों टुकड़े टुकड़े होना वह कभी नहीं सोच सकती थी। पीछे खड़े सैनिक डर से कांपते हुए चीखे, कमांडर संभलिए। अचानक दूर आसमान में चमकती एक रोशनी उसकी फैली हुई आंखों में पड़ी, उम्मीद की बेहद छोटी किरण।
माहौल में बदलाव महसूस करते ही शैडो पैंथर्स की आंखों में खूंखार चमक आई और वे हवा में गायब होते हुए और तेज हो गए। एक दिल की धड़कन जितने समय में दोनों दानव डरावनी तालमेल वाली छलांग लगाकर हवा में मुड़ गए और जीवित अंधेरे के गोले बनकर उस असहाय लड़की की ओर टूट पड़े। तभी वीरान मैदान में तेज हवा को चीरती आवाज गूंजी और रात में लाल चमक की लकीर दौड़ गई। लू शेंग बिजली की तरह प्रकट हुआ, क्रिम्सन ड्रैगन वेन स्पीयर हाथ में गूंज रहा था। वह लड़की और दानवों के बीच आ खड़ा हुआ। फिर उसने सहजता से कुछ बुनियादी मुट्ठी तकनीकें चलाईं। उनके जबरदस्त झटके से एक शैडो पैंथर इतनी ताकत से जमीन पर पटका गया कि धरती धंस गई और वह वहीं तड़पता हुआ लकवाग्रस्त हो गया। अपने साथी को एक ही पल में इस तरह दबता देख दूसरा शैडो पैंथर डर से पागल हो गया। उसकी शिकारी प्रवृत्ति पर आदिम भय हावी हो गया और उसने तुरंत हमला छोड़कर अंधेरे में भागने की कोशिश की। लू शेंग ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आवाज युद्ध की अफरातफरी में लगभग फुसफुसाहट थी। यह बहुत ही नजदीक का मामला था। अगर एक सेकंड और देर होती तो नतीजा भयानक होता। अचानक गिरे हुए दानव की पूंछ जहरीले कोड़े की तरह झटकी और 3 काले तेज पंजे सीधे लू शेंग के गले की ओर आए। पूंछ से सावधान लड़की ने घबराकर चिल्लाया। चेतावनी पूरी होने से पहले ही लू शेंग घूम गया और पहाड़ जैसी ताकत से अपना पैर शैडो पैंथर के मुख्य सिर पर दे मारा। उसका पूरा शरीर दमघोंटू युद्धऊर्जा से चमकने लगा और उसकी आंखों में डरावनी दानवी चमक कौंधी जिसने उस ऊंचे स्तर के दानव को सचमुच डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। सम्राट के आदेश जैसी भारी आवाज में लू शेंग गर्जा, झुक जाओ और शांत रहो। दानव के दोनों सिर तुरंत जम गए। उसका आदिम दिमाग उसकी इच्छा के दबाव से सुन्न हो गया। लेकिन उसकी पूंछ के 3 खतरनाक पंजे अभी भी तने हुए थे, जैसे छिपा हुआ सांप। लू शेंग झुका और लगभग प्यार से उसके सिर पर थपकी दी। होठों से धीमी अंधेरी हंसी निकली। सुना है रैंक 7 के विदेशी जानवर का मज्जा और मांस काफी बढ़िया व्यंजन होता है। अगर मैं तुम्हें पिछली वाली की तरह लाल धुंध बनाकर उड़ा दूं तो यह संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। वह हल्के से बुदबुदाया। इस बार थोड़ा सावधानी से काम करेंगे, बस हल्की सी सजा देंगे ताकि तुम लाइन में रहो। लू शेंग ने उंगली से हल्का सा टैप किया और उसी समय अपनी विशाल मानसिक शक्ति की एक सटीक लहर सीधे उस दानव की नसों में भेज दी। हालांकि उसका स्पर्श बहुत हल्का लग रहा था, लेकिन उससे निकली बची हुई बैटल ची इतनी भयानक थी कि शैडो पैंथर को लगा जैसे उसका सिर गहरे समुद्र के दबाव में कुचला जा रहा हो, मानो उसकी खोपड़ी किसी भी पल टूट सकती है। उसके तंत्रिका तंत्र पर पड़े झटके से दानव की मजबूत पूंछ अजीब और दर्दनाक ढंग से मरोड़ खाने लगी। यह सब देखकर लड़की वहीं जमीन पर जमी रह गई। उसकी आंखों के सामने इस युवक और उन भयानक दानवों के बीच ताकत का अंतर साफ दिख रहा था। बिना जरा भी मेहनत दिखाए लू शेंग ने उस ढीली पड़ चुकी पूंछ को पकड़ लिया और बड़ी सफाई से उसे शैडो पैंथर के विशाल शरीर के चारों तरफ लपेटना शुरू कर दिया, ताकि उसके अपने ही हथियार उसकी पसलियों से जकड़ जाएं। उसने मजाक में उस पूंछ को एक अजीब सा धनुष जैसा बांध भी दिया, फिर बड़ी कुशलता से उसके आगे के पंजे भी कसकर बांध दिए। लो हो गया, वह बुदबुदाया, खड़ा होकर हाथ झाड़ते हुए। आज रात का मुख्य लक्ष्य पूरा। अब उसने आगे कहा और नजर क्षितिज की तरफ घुमाई जहां बाकी झुंड अभी भी चिल्ला रहा था। सुबह होने से पहले इन बाकी कीड़ों को भी साफ करना पड़ेगा। लू शेंग की आंखें शिकारी की तरह सिकुड़ गईं और उसने क्रिम्सन ड्रैगन वेन स्पीयर को कसकर पकड़ लिया। लाल रोशनी और जलती दिव्य अग्नि की आभा उसके चारों तरफ फूट पड़ी, जैसे वह कोई जीवित धूमकेतु हो। एक तेज हवा चीरती आवाज के साथ वह गायब हो गया, इतनी गति से कि इंसानी आंखें उसका पीछा ही नहीं कर सकती थीं।
भाले को एक ही गोल चाप में घुमाते हुए लू शेंग ने ऊर्जा की विशाल लहर छोड़ दी, जिसने आसपास के बड़े इलाके में फैले विदेशी दानवों को पल भर में मिटा दिया। घना झुंड राख और टूटी हड्डियों में बदल गया। युवती कमांडर उस दिशा में देखती रह गई जहां वह रहस्यमय रक्षक गायब हुआ था। उसका चेहरा हैरानी से फीका पड़ गया। हे भगवान, वह धीमे से बोली, आवाज कांप रही थी। दुनिया के किस कोने से ऐसा भयानक ताकतवर इंसान आया है? उधर लू शेंग आराम से कैंप की सीमा और पास की अर्थ केव के मुहाने के आसपास घूमता रहा। उसकी मौजूदगी इतनी दबाव वाली थी कि एसएसएस रैंक क्षेत्रों में भी हल्की शांति छा गई। बाकी रात भर लू शेंग एक भटकते रक्षक की तरह पूरे रक्षा क्षेत्र में घूमता रहा। जहां भी लड़ाई सबसे ज्यादा भड़कती, वह खुद पहुंच जाता। वह सिर्फ मारता ही नहीं था, ऊंचे स्तर के दानवों को इतनी बेरहमी से कुचलता कि वे आधे मरे हालत में पड़े रहते। अपनी लगभग टेलीपोर्ट जैसी गति के सहारे वह 182 एनडी डिवीजन के चारों ओर फैली रक्षा रेखाओं में ऐसे घूम रहा था जैसे युद्धभूमि का बदला लेने वाला भूत। उसका जलता हुआ भाला रात के काले आसमान में आग की लकीरें खींच रहा था और साथ में उसकी सुनहरी अंतरायामी तलवारों की चमक भी दिखती रहती। जब सुबह की पहली रोशनी आई, तब तक उसने हजारों सैनिकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी थी। दूर के कैंपों में अधिकारी उसकी छोड़ी तबाही देखकर हैरान थे और धीरे से पूछ रहे थे, वह आदमी है कौन? कोई पागल योद्धा, या हमें इस नरक से बचाने भेजा गया कोई देवता? सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर फैलीं तो लू शेंग ने ऊब भरी आवाज में जीभ से क्लिक किया। लगता है अभी के लिए मजा खत्म हो गया, उसने सोचा। चलते चलते अर्थ केव के अंदर एक आखिरी चक्कर लगा लेता हूं, जो भी बाकी है उसे साफ कर दूं, फिर अपने कैंप में रिपोर्ट कर दूंगा। कमांडर वायु फेई, परिधि से अभी अभी एक जरूरी संदेश आया है, कमांड सेंटर में एक सहायक घबराकर चिल्लाया। क्या कहना चाहते हो? साफ बोलो, वायु फेई गर्जा। यह लू शेंग के बारे में है। वह अभी चेक पॉइंट पार करके वापस आ गया है। वह लौट आया है। वायु फेई के कमांड बंकर के अंदर भारी कैनवास का पर्दा हटाया गया और एक थका हुआ लेकिन खतरनाक दिखने वाला व्यक्ति अंदर आया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर तुरंत उसी पर टिक गई। लू शेंग रिपोर्ट करने आया है, कमांडर वायु, उसने शांत आवाज में कहा। पूरी रात की लगातार हत्या ने उसके शरीर के चारों ओर खून और हिंसा की लगभग महसूस होने वाली आभा बना दी थी। कुछ कदम दूर से भी खून की धातु जैसी गंध उससे चिपकी हुई थी, जैसे वह चलता फिरता लाल भंवर हो। वायु फेई उस दबाव से इतना चौंक गया कि उसके हाथ से पानी का कप गिरकर फर्श पर टूट गया। वायु फेई ने सामने खड़े युवक को घूरा, उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। भगवान की कसम, लड़के, तुमने आज रात बाहर क्या किया है? तुम्हें देखकर लगता है जैसे सीधे नरक से निकलकर आए हो। एक रात में कितने दानव मारे तुमने? वायु फेई ने पूछा। लू शेंग ने आराम से पानी की बोतल उठाई, ढक्कन घुमाकर खोला और लंबा घूंट लिया। फिर मुंह पोंछते हुए सिर हिलाया। 12, 18। सच कहूं तो पहले घंटे के बाद गिनती ही भूल गया। काफी रैंक 7 दानव थे जिन्हें संभालना पड़ा। रैंक 6 वाले कचरे को तो मैंने गिना ही नहीं। यह सुनकर वायु फेई की ठोड़ी खुली की खुली रह गई। लू शेंग ने पूरी बोतल एक ही बार में खत्म कर दी और भारी सांस छोड़ी। अफसोस है कि मैं उनके शव वापस नहीं ला सका। उनके उच्च स्तर के संसाधन शायद अब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन रात के हमले में गति सबसे जरूरी थी। रैंक 7 के शव उठाकर चलता तो मेरी प्रतिक्रिया धीमी हो जाती। लूट खोने का दुख है, लेकिन फ्रंट लाइन पर जवानों की मौत का दुख उससे भी बड़ा है।
मेरी ताकत सीमित है, इसलिए बस कोशिश करता हूं कि पलड़ा उनके पक्ष में झुका दूं। यह सुनकर वायु फेई ने लंबी सांस छोड़ी। तुम कहते हो बस कोशिश कर रहे हो। कुछ देर तक वह चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है। हर रक्षा क्षेत्र में ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा है। जब हम HQ लौटेंगे और मेरिट गिने जाएंगे तो तुम्हारा हर किल दर्ज होगा। सेना तुम्हारी मेहनत की एक भी बूंद बेकार नहीं जाने देगी। यह सुनते ही लू शेंग की आंखों में चमक आ गई। यह तो शानदार खबर है। लगता है मेरी नाइट शिफ्ट बेकार नहीं गई। वायु फेई उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई अनजाना जैविक हथियार हो। देखो, दूसरे डिवीजन को बचाना अच्छी बात है, लेकिन याद रखो तुम अभी भी एक 182 ND डिवीजन का हिस्सा हो। पहले हमारे सेक्टर को प्राथमिकता दो। लू शेंग हल्का हंसा। चिंता मत कीजिए कमांडर, मैं इस पूरे इलाके को खतरे से साफ कर दूंगा। और अगर चाहें तो मुझे एक कम्युनिकेशन डिवाइस दे दीजिए। यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो बस बुला लेना, मैं वाक्य पूरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा। वायु फेई ने खांसते हुए खुद को संभाला। उसे लग रहा था कि इस लड़के को हेटेरोलॉगस मैरो फ्लूइड का पूरा भंडार देने का उसका फैसला शायद उसके सैन्य जीवन का सबसे शानदार निर्णय था। किसे पता था कि कुछ बोतलें ऐसी भयावह ताकत वाले इंसान को जन्म दे देंगी। वायु फेई ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत यही है। उधर क्षेत्रीय मुख्यालय के एक बड़े सुरक्षित कॉन्फ्रेंस रूम में शीर्ष अधिकारी हाल की स्थिति पर आपात बैठक कर रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर चेहरे के साथ बोला, वर्तमान दरार की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। बैटल जोन 13 पूरी तरह गिर चुका है। लेकिन अगर हमारे अनुमान सही रहे तो 7 दिनों में अधिकांश गतिविधि दबाई जा सकती है। 60 साल का एक अनुभवी जनरल आगे झुका। मुझे हताहतों की रिपोर्ट दो। रिपोर्ट देने वाला सैनिक सावधान मुद्रा में खड़ा था। अब तक सैनिकों की पुष्टि हुई मौतें 15,200 से ऊपर जा चुकी हैं। अधिकारी वर्ग में भी भारी नुकसान हुआ है। 320 अधिकारी मारे गए हैं, जिनमें 8 रैंक 7 और 1 रैंक 8 जनरल शामिल हैं। यह सुनकर बूढ़े जनरल के सिर के पीछे दर्द उठ गया। जनरल की आंखें अचानक खुल गईं। क्या? 1 रैंक 8 योद्धा भी? सैनिक ने कठिनाई से जवाब दिया, जी। वह ग्रांड मास्टर XING थे। ग्लोबल जनरल स्टार चार्ट में उनकी रैंक 28 थी। उन्हें एक म्यूटेटेड स्वाम ने घेर लिया था। बूढ़ा जनरल कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर गहरा अफसोस था। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, उनका अंतिम संस्कार सर्वोच्च सैन्य सम्मान के साथ किया जाए। उन्होंने वही कमाया है। मुझे समय और स्थान बताना। मैं खुद शामिल होऊंगा, उसने भारी सांस लेकर कहा। हमारी सेना में सिर्फ 30 असली ग्रांड मास्टर्स हैं और हमने उनमें से एक खो दिया। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में जो नई अर्थ केव उभरी है, उसकी स्थिति क्या है? सैनिक होलोग्राफिक नक्शे के पास गया। रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मार्शल। इस गुफा से निकलने वाले म्यूटेटेड बीस्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर तुरंत भारी सहायता नहीं भेजी गई तो वहां तैनात पूरी सेना अगले 48 घंटों में खत्म हो सकती है। संख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। ऊर्जा संकेतों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यह अर्थ केव उच्च 2 या 3 स्तर की है। अभी S लेवल तक नहीं पहुंची। यह सुनते ही कमरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। सुप्रीम कमांडर शी होंगफी नक्शे पर झुककर ध्यान से देखने लगा। इस समय हम अधिकतम कितनी लड़ाकू शक्ति तुरंत भेज सकते हैं? उसने पूछा। सैनिक ने निराशा से सिर हिलाया। बहुत कम, सर।
अगर अभी आदेश भी दे दें तो भी मदद सुबह से पहले नहीं पहुंच सकती। शी होंगफी ने नक्शे को आखिरी बार देखा और शहर के पास एक लाल बिंदु पर उंगली रखी। तो फिर सबसे खतरनाक जगह को पहले संभालना होगा। सभी अतिरिक्त बल पॉइंट ए भेजो। सैनिक पसीने में भीग गया। लेकिन कमांडर, पॉइंट बी भी बहुत नाजुक स्थिति में है। शी होंगफी ने दांत भींचे। मुझे पता है, नक्शे पर दोनों बिंदु लाल चमक रहे थे, लेकिन पॉइंट बी के पीछे सिर्फ खाली इलाका था। पॉइंट ए अलग मामला था। अगर वहां रक्षा टूटती तो 2 हफ्तों के भीतर शन युएन सिटी पर पूरा दानवी हमला हो सकता था। युद्ध के कठोर गणित में नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। शी होंगफी ने ठंडे दृढ़ निश्चय के साथ फैसला पक्का किया। कई वरिष्ठ अधिकारी गंभीरता से सिर हिलाने लगे। अगर कोई और आपत्ति नहीं है तो तुरंत पॉइंट ए को मजबूत किया जाए, शी होंगफी ने कहा। वहां अभी कौन सी यूनिट लड़ रही है? सैनिक ने तेज सलामी दी। सर, वहां 158th डिवीजन तैनात है, ब्रिगेडियर जनरल सुनुजी के नेतृत्व में। शी होंगफी ने अंतिम आदेश दिया। भले आखिरी सैनिक तक क्यों न गिरना पड़े, वह रक्षा रेखा टूटनी नहीं चाहिए। सैनिक ने सलामी दी। उधर 182 एनडी डिवीजन के कैंप में वायु फेई बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। आखिर हमें इस नरक में और कितने दिन रहना है, वह झल्लाया। 2 दिन और। हम पहले ही बहुत खून बहा चुके हैं। पास ही लू शेंग शांति से बैठा था। एक हाथ से वह बंदूक पकड़े था और दूसरे हाथ से अपने क्रिम्सन ड्रैगन पैटर्न स्पीयर को साफ कर रहा था। आखिर उसने पूछा, क्या हालात इतने खराब हैं कि नई अर्थ केव के लिए एक बटालियन भी नहीं भेज सकते? भाले को देखते हुए उसने पाया कि उस पर कई गहरे निशान पड़ चुके हैं। वायु फेई बोला, समस्या सैनिकों की नहीं, बल्कि उच्च स्तर के जनरलों की कमी है। वह मन ही मन सोच रहा था, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने भयानक हो, लू शेंग। लू शेंग, तुम में 4 साल के युद्ध अनुभवी सैनिक जैसी आभा है, वायु फेई बोला। जबकि तुम्हें फ्रंट लाइन पर आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। उसकी हैरानी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि लू शेंग की सहनशक्ति से थी। दिन में 2 घंटे से भी कम नींद के बावजूद उसमें जरा भी थकान नहीं दिखती थी। लू शेंग, तुम सच में इंसान की खाल में दानव हो, जनरल बोला। लू शेंग थोड़ा झेंप गया और झुककर बोला, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। अब गश्त का समय हो गया है। वायु फेई ने सिर हिलाया। सावधान रहना। अगर स्थिति बिगड़े तो तुरंत संपर्क करना। जैसे ही लू शेंग टेंट से बाहर निकला, वह पल भर के लिए रुक गया। कैंप की छाया में सैकड़ों सैनिक बिल्कुल सीधी पंक्तियों में खड़े थे। एक साथ उन्होंने सलामी दी। उनकी आंखों में सम्मान, हैरानी और गहरी श्रद्धा चमक रही थी। सिर्फ 5 दिनों में लू शेंग ने 182 एनडी डिवीजन का दिल जीत लिया था। अब इस समय हाल यह था कि साधारण सैनिक लू शेंग का उतना ही सम्मान करते थे, कभी कभी तो कमांडर वायु फेई से भी ज्यादा। उनके लिए वह जीत का चलता फिरता ताबीज बन चुका था। मैदान में उसका होना ही मनोबल को कई गुना बढ़ा देता था। तुम्हारा रास्ता हमेशा जीत से भरा रहे, सभी सैनिक एक साथ चिल्लाए। कुछ ने मुट्ठियां कसकर श्रद्धा से सिर झुका लिया, तो कुछ धीमी आवाज में उस युवा प्रतिभा की चर्चा करने लगे जो भविष्य में सैन्य स्टार रैंकिंग के सबसे ऊंचे स्थानों तक पहुंचने वाला था। किनारे पर खड़ी डॉन किंग्स उसे गहरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लू शेंग से मिली, वह झट से शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। लू शेंग की इंद्रियां उसके भाले जितनी तेज थीं, इसलिए उसने तुरंत डॉन किंग्स के उस हल्के से पीछे हटने को पकड़ लिया। उसके मन में एक पल को शक आया, क्या डॉन किंग्स जानबूझकर दूरी बना रही है?
क्या मैंने उसे किसी तरह नाराज कर दिया? उसे लगा कि शायद उसकी अचानक बढ़ती ताकत और हैसियत ने उनके बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन वह बात छेड़ने से हिचक रहा था, कहीं उसे और असहज न कर दे। लू शेंग ने जेब में हाथ डाला और उसकी उंगलियां उन दो चिकने जेड पेंडेंट से टकराईं जिन्हें उसने पहले से तैयार किया था। वह अंधेरे में देखते हुए हल्के से बुदबुदाया, खैर, किसी भी औरत का दिल आखिर समझे कौन। तभी किन शाओजून मुस्कुराते हुए पास आया और मजाक में लू शेंग के कंधे पर हल्का मुक्का मारा। अरे वाह, हमारे डिवीजन के महान हीरो, क्या फिर कोई चमत्कार करने निकल रहे हो? लू शेंग हल्का थका हुआ मुस्कुराया। कृपया इंस्ट्रक्टर किन, थोड़ा तो रहम कीजिए। असल में इंस्ट्रक्टर किन, एक मदद चाहिए। क्या आप मेरी तरफ से यह छोटा सा तोहफा इंस्ट्रक्टर डोंग तक पहुंचा देंगे? लू शेंग ने दो बेहद खूबसूरत मिथ्रिल जेड पेंडेंट उसके हाथ में रख दिए। किन शाओजून ने जैसे ही उन्हें लिया, उनकी बारीकी देखकर उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लू शेंग ने उसके कंधे पर थपकी दी और भूत की तरह रात में गायब हो गया। किन शाओजून खाली जगह को घूरता रह गया। अरे, यह तो सच में चला भी गया। चांदनी में किन शाओजून ने पेंडेंट को गौर से देखा और धीमे से सीटी बजाई। क्या यह उसने खुद तराशे हैं? इतनी बारीकी तो कमाल की है, लेकिन वह और देख पाता उससे पहले एक पतली छाया बिजली की तरह उसके सामने आई। मुझे दो। डोंग किंग्स ने झपटकर पेंडेंट उसके हाथ से छीन लिए। उसने ठंडी नजर से पीछे देखा और तीखी आवाज में बोली, क्या देख रहे हो? अपने काम से मतलब रखो। फिर बिना जवाब का इंतजार किए मुड़ी और तेज कदमों से चली गई, पीछे किन शाओजून को खांसते हुए छोड़कर। किन शाओजून कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसके पीछे चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन डोंग किंग्स ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने जेड पेंडेंट को अपने सीने से कसकर लगा लिया और उसके दिल में एक दुर्लभ गर्माहट फैल गई। उधर कई मील दूर लू शेंग क्रिम्सन ड्रैगन स्पीयर हाथ में लिए खंडहर बनी शहर की सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसके धातु वाले बूट धूल उड़ा रहे थे, बस वही उसके गुजरने का इकलौता निशान था। 100 साल तक लगातार होते अर्थ होल हादसों ने इस कभी चहल पहल वाले शहर को भूतों का शहर बना दिया था। अब चौड़ी सड़कें 100 साल की धूल और खत्म होती सभ्यता के निशानों से ढकी हुई थीं। लू शेंग धीरे धीरे दौड़ से चलने में बदल गया और दोनों ओर खड़े खोखले गगनचुंबी भवनों को देखने लगा, जो कब्रों जैसे लग रहे थे। कुछ सदियों बाद शायद यह कंक्रीट का जंगल फिर से आदिम जंगल बन जाएगा। लू शेंग ने भाले को कसकर पकड़े रखा और सतर्क होकर आगे बढ़ता रहा। तभी आसपास के किवाए में एक अजीब बदलाव ने उसका ध्यान खींच लिया और वह तुरंत रुक गया। उसकी आकृति साबुन के बुलबुले की तरह झिलमिलाई और गायब हो गई जब उसने मानसिक ऊर्जा से आसपास का नक्शा बनाना शुरू किया। मर जा, बस मर जा। हाँ हाँ हाँ, एक अकेला सैनिक पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसका यूनिफॉर्म खून से भीगा था, चेहरा मिट्टी और खून से ढका हुआ था। वह कमर पर टिकाकर भारी मशीनगन से लगातार गोलियां बरसा रहा था, जैसे पागलपन में मौत बांट रहा हो। गोलियों की बौछार के सामने दो विशाल दानव खड़े थे, जिन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वे अपने पीले दांत दिखाकर जीभ से होंठ चाट रहे थे, जैसे सामने खड़ा सैनिक बस एक जोर से चिल्लाने वाला स्नैक हो। अचानक मशीनगन से सूखी क्लिक की आवाज आई। धत्त। गोलियां खत्म, सैनिक की हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों में आत्मघाती दृढ़ता आ गई। ठीक है, तुम मुझे चाहते हो? चलो सब साथ में नरक चलते हैं। उसने अपनी जैकेट फाड़ दी और अंदर 8 हथगोले से भरी विस्फोटक जैकेट दिखाई। उसकी लाल आंखें पागलों की तरह चमक रही थीं और हाथ पिन की ओर बढ़ रहा था।
अचानक एक अदृश्य भारी ताकत उस पर टूट पड़ी और उसके हाथ बगल में जकड़ गए। क्या? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? वह बेतहाशा छटपटाने लगा। तभी दानव करीब आ गए और उनकी सड़ी बदबूदार सांस उसके चेहरे पर पड़ी। अब उसकी पागल हंसी टूट गई और असली डर उभर आया। उसी आखिरी पल में आकाश से एक पैर उतरा जिसमें चमकती आध्यात्मिक ऊर्जा थी और उसने कंक्रीट को चकनाचूर कर दिया। लू शेंग की शांत आवाज गूंजी, अपनी जान इतनी सस्ती मत समझो। एक योद्धा की मौत किसी बड़े उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। सैनिक ने ऊपर देखा और स्तब्ध रह गया। चांदनी में खड़ा लू शेंग किसी ऊंचे स्तर के दानवराजा जैसा दबाव फैला रहा था जिससे हवा तक भारी लग रही थी। दोनों दानव तुरंत डर से जड़ हो गए। सैनिक पलक भी झपक नहीं पाया था कि चांदी की एक चमक हुई और दोनों दानवों के सिर गायब हो चुके थे। सैनिक बार बार पलकें झपकाता रहा, समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या मरने से पहले दिखने वाला भ्रम। एक सामान्य रैंक 6 दानव को मारने के लिए कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों की टीम चाहिए होती है, लेकिन इस युवक ने उन्हें एक नज़र में खत्म कर दिया। जब उसने लू शेंग के चारों ओर घूमते छोटे उड़ते चाकू देखे तब उसे समझ आया। स्पिरिचुअल साइकर लू शेंग ने जेब में हाथ डालते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तुम किस डिवीजन से हो? रिपोर्टिंग। सैनिक तुरंत सलामी में खड़ा हो गया। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ली यी किंग, 835th डिवीजन से। हालांकि उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे। उसने लू शेंग को देखा, इतना युवा, मुश्किल से 20 साल का। लू शेंग ने आसपास का वीरान इलाका देखा। क्या 835th की रक्षा रेखा सच में यहां तक फैली थी? ली यी किंग कड़वी हंसी हंसा। नहीं, क्योंकि हमारी रक्षा रेखा कुछ घंटे पहले ही पूरी तरह टूट चुकी है। लू शेंग का चेहरा कठोर हो गया। क्या? उसने अविश्वास से पूछा। फिर से कहो। 835th की लाइन पूरी तरह गिर गई। क्या तुम्हें यकीन है? बिना इंतजार किए उसने बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ दी और अपनी इंद्रियों को पूरी सीमा तक फैला दिया। ली यी किंग को लगा जैसे तूफान उसकी आत्मा को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। लू शेंग की मानसिक शक्ति लहर की तरह खंडहरों में फैल गई। कुछ देर बाद उसने इसे वापस खींच लिया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। लू शेंग ने पूछा, इस टूटे मोर्चे की सूचना क्षेत्रीय कमांड को दी गई है। मदद आ रही है? अधिकारी पसीने से भीग गया। जी, हमने घंटों पहले रिपोर्ट भेजी थी। उन्होंने कहा था मदद आ रही है और हर कीमत पर डटे रहो। लेकिन जब सब टूट गया तब आखिरी आदेश सिर्फ पीछे हटने का था। तो तुम अभी तक यहां क्यों हो? ली यी किंग ने सिर झुका लिया। हमारे कमांडर ने पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। वह वहीं लड़ते हुए मर गए। इसलिए हम भी रुके रहे। सोचा जितने हो सके उतने दानव साथ ले जाएं। ली यी किंग ने पश्चिम की ओर देखा। अगर यह दरार खुली रही तो दोनों तरफ की रक्षा रेखाएं टूट जाएंगी। और अगर अभी जवाबी हमला नहीं हुआ तो दानव सीधे नागरिक सुरक्षित क्षेत्रों में घुस जाएंगे। फिर उसने 5 शब्दों में डर बताया, अनगिनत निर्दोष लोग मर जाएंगे। यह सुनकर लू शेंग के दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। स्थिति का पैमाना बेहद भयावह था। लू शेंग ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। फिर वह पश्चिम की ओर बढ़ गया। दौड़ता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी आकृति धुंधली हो रही थी। पीछे से सैनिक चिल्लाया, सर, वहां युद्ध का केंद्र है। लू शेंग की आवाज हवा में गूंजी, मुझे पता है। बस थोड़ा मदद करने जा रहा हूं। मदद करने? ली यी किंग स्तब्ध खड़ा रह गया। एक अकेला आदमी पूरे युद्ध क्षेत्र को चुनौती देने जा रहा था।
लू शेंग हवा की तरह हल्का होकर गगनचुंबी इमारतों के बीच उड़ रहा था। अब उसकी मानसिक शक्ति रैंक 7 पार कर चुकी थी, इसलिए वह मानसिक उड़ान का उपयोग कर सकता था। शहर के जटिल इलाके में यह बहुत उपयोगी था। जैसे ही वह शहर के किनारे पहुंचा, शोर एक भयानक कोलाहल में बदल गया। दानवों की गर्जना, मशीनगनों की आवाज, तोपों के धमाके और मरते लोगों की चीखें। लू शेंग शहर की सीमा पर एक ऊंची इमारत की टूटी छत पर उतर गया। वहां से पूरा युद्ध क्षेत्र साफ दिख रहा था। टैंकों और वाहनों से 5 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई थी, शहर की आखिरी रक्षा रेखा। लेकिन वह रक्षा रेखा टूट चुकी थी। दानवों का झुंड अंधेरे की बाढ़ की तरह शहर की ओर बढ़ रहा था। लू शेंग ने गहरी सांस छोड़ी। संख्या सच में पागलपन वाली है। कुछ सेकंड स्थिति देखकर वह नीचे कूद गया। उस इलाके में अभी भी लोग जिंदा हैं, उसने बुदबुदाया। देखते हैं उन्हें थोड़ा समय दिला सकता हूं या नहीं। एक छोटे युद्ध किले के अंदर 4-5 घायल सैनिक अभी भी डटे थे। एक सैनिक चिल्लाया, ये कमबख्त बढ़ते ही जा रहे हैं। पास खड़ा एक बूढ़ा सैनिक बोला, और क्या करेंगे? लड़ेंगे जब तक सांस चल रही है। दूसरा आदमी हंसा, सिगरेट जलाई और बोला, जब गोलियां खत्म होंगी तब भी जितनों को हो सके साथ ले जाऊंगा। एक और आदमी बोला, मेरे पास इतना C4 है कि पूरा इलाका उड़ा दूंगा। तभी उन्होंने देखा कि ओल्ड त्याओ बुरी तरह घायल पड़ा है। एक और सैनिक का हाथ कट गया, लेकिन वह दर्द में भी हंस रहा था। आखिर बूढ़े सैनिक ने रिमोट डिटोनेटर निकाल लिया। कमांडर, हम भी आ रहे हैं। बाहर दानव दरवाजे तोड़ने ही वाले थे। अंदर सैनिक शांत होकर मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक धरती हिल गई। एक अदृश्य झटका दानवों के झुंड पर दौड़ गया और सब कुछ साफ हो गया। किले की छत पर एक अकेली आकृति दिखाई दी, लू शेंग। उसने नीचे देखा और कहा, अच्छा है अभी जिंदा हो। तुरंत उठो। सैनिकों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लू शेंग पहले ही दानवों के बीच तूफान की तरह घुस चुका था, पीछे तबाही छोड़ते हुए। एक हाथ वाला सैनिक उस तेजी से हिलती परछाई को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सिर अब भी चकरा रहा था, आधा भ्रम आधा राहत। अचानक उसने अपने साथी का कंधा पकड़ लिया और घबराकर बोला, रुको, जरा ध्यान से देखो। ये मदद सिर्फ एक ही आदमी क्यों है? उसकी बाकी टीम कहाँ है? उधर लू शेंग व्यवस्थित तरीके से पूरे दानवों के झुंड को तोड़ रहा था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि लगता था जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो। हर वार के साथ हाथ पैर और कवच के टुकड़े ऐसे उड़ रहे थे जैसे पतझड़ के पत्ते। कुछ मिनट देखने के बाद भारी शरीर वाला मशीनगन पकड़े आदमी धीरे से बोला, मैं पागल हो रहा हूं या सच में यह लड़का अकेले ही मोर्चा संभाल रहा है? हर बार जब लू शेंग आंखों से ओझल होकर फिर दिखता, दर्जनों ऊंचे स्तर के दानव 2 टुकड़ों में कट चुके होते। उसके हाथ में क्रिम्सन ड्रैगन वेन स्पीयर चांदी की घातक चमक बन चुका था, जिसके चारों ओर पारदर्शी लपटें लहरा रही थीं। वह उसके आसपास ऐसे घूम रहा था जैसे कोई प्राचीन अग्निड्रैगन आखिरकार पिंजरे से निकल आया हो और सामने जो भी हो उसे निगल रहा हो। लू शेंग का पूरा शरीर सुनहरी आभा से घिरा था, जैसे कोई छोटा जलता सूरज हो। जहां भी उसके कदम पड़ते, म्यूटेटेड बीस्ट्स कतारों में गिरते जाते, मानो कोई विशाल स्वर्गीय दरांती उन्हें काट रही हो। किले के अंदर खड़े बचे हुए सैनिक मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। कुछ ही पलों में उस युवक ने वह विशाल इलाका साफ कर दिया जिसके लिए वे घंटों से लड़ रहे थे। जमीन जल्दी ही दानवों की लाशों से भर गई और खून गाढ़ी नदियों की तरह बहने लगा। लेकिन फिर भी दूर से और दानव आते जा रहे थे। लू शेंग लगातार वार करता रहा,
फिर हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोला, बहुत ज्यादा हैं। सच में बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे दानवों का यह समुद्र कभी खत्म ही नहीं होगा। लू शेंग खुद को तूफानी किनारे पर खड़ी एक चट्टान जैसा महसूस कर रहा था जिस पर लगातार लहरें टकरा रही थीं। अब समझ आया कि 835th डिवीजन की लाइन आखिर टूट क्यों गई, उसने मन ही मन सोचा। यह लहर पहले देखी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा घनी थी। फिर भी डर की जगह उसके अंदर रोमांच और जोश बढ़ता जा रहा था। लू शेंग ने आगे बढ़ते झुंड को ठंडी नजर से देखा और बुदबुदाया, अगर तुम्हारे पास सिर्फ संख्या है तो देखो असली तूफान कैसा होता है। उसने धीरे धीरे शरीर फैलाया और उसके शरीर से धातु के टकराने जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई विशाल इंजन चालू हो रहा हो। काफी समय हो गया खुद को पूरी ताकत से आजमाए, उसने कहा। फिर क्रिम्सन ड्रैगन वेन स्पीयर उठाया और उसके पैरों से बर्फ की परत फैलने लगी। चलो। फ्रोस्ट स्नाइप प्रिजन भाले की नोक से शून्य तापमान की बर्फ की चमकती धारा निकल पड़ी। उसी जमी हुई धारा से एक छोटा बेहद सुंदर फ्रोस्ट स्पिरिट स्पैरो निकला, जिसके पंख क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। उसके पंख बर्फ की हड्डियों जैसे थे, लेकिन उन पर लाल लपटें भी जल रही थीं। लू शेंग ने पहले कभी असली युद्ध में फ्रोस्ट स्नाइप प्रिजन इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब उसने इसे छोड़ा तो फ्रोस्ट स्पिरिट स्पैरो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। भाला गिरते तारे की तरह चमका और फिर जैसे हवा में गायब हो गया। उसके सामने पहाड़ जितना विशाल दानव खड़ा था। उसने मुंह खोलकर दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज निकलने से पहले ही उसका पूरा शरीर शून्य तापमान की बर्फ में कैद हो गया। जैसे ही फ्रोस्ट स्पिरिट स्पैरो उसके आर पार गया, वह विशाल बर्फीली मूर्ति जोरदार धमाके से टूट गई। लू शेंग की आंखें झील की तरह शांत थीं, लेकिन अंदर उसे गहरा युद्ध रोमांच महसूस हो रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया, वह एम्प्टीनेस स्टेट के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। सबसे रोमांचक बात यह थी कि एम्प्टीनेस स्टेट के दूसरे स्तर ने उसके तत्व नियंत्रण को कई गुना बढ़ा दिया था। अब वह एक ही तत्व नहीं, कई प्राकृतिक शक्तियों को एक साथ नियंत्रित कर सकता था। कमाल है, उसने सोचा। यह ब्रीदिंग टेक्निक सच में समझ से परे है। और इस तरह लड़ना मजेदार है। जैसे जैसे वह इस तकनीक को गहराई से समझता गया, उसकी ताकत और खूबसूरती दोनों साफ दिखने लगीं। बर्फ, आग, हवा और धरती, चारों तत्व उसके भाले से बारी बारी प्रकट हो रहे थे और दानवों के झुंड को आसानी से खत्म कर रहे थे। अब लू शेंग पूरी तरह युद्ध के जोन में था। उसके दिमाग में लगातार नई मार्शल समझ उभर रही थी। युद्धभूमि में उसकी आवाज गूंजी, लाइटनिंग ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रेथ, अर्थ ब्रेथ, वाइंड ब्रेथ। चारों तत्व उसके चारों ओर घूमने लगे और दबाव इतना भारी था जैसे हवा खुद झुक रही हो। लू शेंग किसी मिथकीय दानवराजा जैसा दिख रहा था। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, लू शेंग गर्जा। सब के सब गायब हो जाओ। उसने भाला ऊपर से जोर से नीचे मारा। धम धम धम। बिजली और हवा की धारें पूरे इलाके में फट पड़ी। अब लू शेंग को समझ आ गया था कि तत्व शक्ति और मार्शल कला को मिलाने का असली मतलब क्या है। हर वार के साथ अतिरिक्त विनाशकारी प्रभाव पैदा हो रहा था, जो किसी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं थी। और इसमें उसकी मानसिक शक्तियां भी शामिल नहीं थीं, जो जरूरत पड़ने पर रक्षा को और मजबूत कर सकती थीं। किले के ऊपर खड़े सैनिक काफी देर से स्तब्ध थे। उनके सामने फैलती तबाही देखकर उनके मुंह खुले रह गए थे। लू शेंग भाले के साथ ऐसे चल रहा था जैसे आसमान में उड़ता ड्रैगन। दानवों के विशाल हिस्से सूखी घास की तरह गिरते जा रहे थे।
हर बार दर्जनों जिंदगियां खत्म कर देता। अब दानव अभी भी आ रहे थे, लेकिन उनकी घनता कम होने लगी थी। जो दानव किनारे से घुस आए थे, वे भी अब उसकी ओर खींचते जा रहे थे। लू शेंग की आंखों में शिकारी चमक आई और वह हंसते हुए बोला, बेचारे जीवो, अब खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। किले पर खड़ा अनुभवी कमांडर धीरे से बोला, क्या वह सच में 3 दिन और 3 रात से बिना रुके लड़ रहा है? वह जमीन की ओर देखने लगा, जो अब दानवों की लाशों से पूरी तरह ढकी थी। पास खड़ा आदमी धीरे से बोला, कमांडर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दानव सच में कम हो रहे हैं। और लू शेंग उस आग की तरह था जिसमें पतंगे खुद कूद रहे हों। आखिरकार लू शेंग को महसूस हुआ कि आसपास दानव लगभग खत्म हो चुके हैं। चारों ओर सिर्फ लाशों के ढेर और खून की झीलें थीं। कुछ बचे खुचे दानव दूर से निकल रहे थे, लेकिन उनकी संख्या अब बहुत कम थी। लू शेंग ने अपने शरीर की स्थिति जांची और भौहें सिकोड़ लीं। यहां तक कि मेरी ग्रांड मास्टर ब्लड पिल भी एक स्तर कम हो गई। उसने आह भरी, इतनी लाशें हैं, लेकिन रिफाइंड मैरो फ्लूइड का एक कतरा भी नहीं। तभी उसकी आंखों में चमक आई। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ मूलभूत बदल गया है। अब वह 4 ग्रांड मास्टर विल्स और 4 अलग तत्व शक्तियां एक साथ उपयोग कर सकता था। यह उसकी वॉर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा सबसे शक्तिशाली स्थिति थी। तभी उसके ईयरपीस से आवाज आई, लू शेंग, रिपोर्ट दो। कहाँ हो तुम? वायु फेई की आवाज थी। लू शेंग ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं अभी मैदान में ही हूं, कमांडर। यहां लड़ाई उम्मीद से ज्यादा कठिन थी। मैं जल्द लौटूंगा। लेकिन मन में उसने सोचा, इतना अच्छा ट्रेनिंग मैदान छोड़ना मुश्किल है। फिर उसने कहा, टीचर, शायद मुझे यहाँ कुछ और दिन रुकना पड़े। दूसरी तरफ वायु फेई कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, ठीक है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में मत जाना। लू शेंग ने बस छोटा सा जवाब दिया, ओह। वायु फेई ने तुरंत चेतावनी दोहराई, वहां जाना मत। वह जगह मौत का जाल है। लू शेंग हल्का हंसा, चिंता मत कीजिए टीचर। असल में वह कहना चाहता था, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से वहीं हूं। टीचर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसने हंसते हुए कहा। उधर खाई में पड़ा घायल सैनिक धीरे धीरे होश में आया। पास खड़ा सैनिक चिल्लाया, लियाओ, तुम जिंदा हो? लियाओ ने तुरंत पूछा, युद्ध की स्थिति क्या है? लेकिन तभी पास ही जमीन जोर से हिली। उन्होंने मुड़कर देखा, उनके सामने लेवल 7 एबिसल बीस्ट की विशाल लाश पड़ी थी। उसी पल कंकड़ों पर बूटों की चरमराती आवाज उनके कानों तक पहुंची। एक युवक हल्के आसमान के सामने खड़ा, हाथ में लंबा और खतरनाक भाला लिए, चुपचाप उन्हें देख रहा था। लियाओ और बूढ़े सैनिक के लिए उसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें ऐसा लगा जैसे खोए हुए बच्चे अचानक घर का रास्ता पा लें। ठंडी चांदनी लू शेंग के तेज और आकर्षक चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें हल्की सी झिझक भी थी। उसने हल्का सा गला साफ किया और बोला, आवाज उम्मीद से ज्यादा गंभीर थी। मुझे एक सवाल पूछना है। उसने दोनों सैनिकों की तरफ देखा। एक बहुत जरूरी काम है, जिसमें मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। सालों की सैन्य ट्रेनिंग के कारण लियाओ और वह अनुभवी सैनिक तुरंत खड़े होकर सलामी में आ गए, हालांकि शरीर अभी भी कांप रहा था। जी सर, आदेश दीजिए। लेकिन लू शेंग का अगला वाक्य सुनकर वे लगभग गिर ही पड़े। तुम दोनों में से किसी को खाना बनाना आता है? सच कहूं तो मुझे बहुत भूख लगी है,
यह सुनकर दोनों कुछ पल तक बस उसे घूरते ही रह गए। जहां लू शेंग खाने की तलाश में था, वहीं नॉर्थ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के मुख्यालय में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक आपातकालीन उच्चस्तरीय बैठक चल रही थी और पूरा कमरा तनाव से भरा हुआ था। इस बार की एस क्लास अर्थ फिशर घटना को काबू करने में अनुमान से पूरे 2 दिन ज्यादा लगे। मरने वालों की संख्या और पूरी रिपोर्ट अब कमांडर की मेज पर डिजिटल फाइल में रखी थी। कमांड की कुर्सी पर बैठे थे एक्साए डिंगजून, राज्य के 4 महान जनरलों में से एक। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, यह एस क्लास घटना इंसानों के कारण नहीं हुई, लेकिन इससे हमारी रक्षा प्रणाली की कई कमजोरियां सामने आ गई हैं। हमें इस असफलता को याद रखना होगा ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। हमारी निगरानी और रक्षा प्रणाली तुरंत बेहतर की जानी चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा, और जो मुख्य डिवीजन के मार्शल आर्टिस्ट्स इस मिशन में थे, उनका प्रदर्शन स्वीकार्य स्तर से बहुत नीचे था। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। एक अधिकारी तुरंत खड़ा हो गया। जी जनरल, अनुशासनात्मक जांच तुरंत शुरू कर दी जाएगी। एक्साए डिंगजून ने स्क्रीन की तरफ झुकते हुए कहा, अब हम इस एस क्लास घटना के अंतिम निर्णय पर आते हैं। तभी एक युवा सैनिक हिम्मत करके बोला, सर, क्या हम बहुत जल्दी में आगे बढ़ रहे हैं? सैनिकों को थोड़ा आराम भी चाहिए। एक्साए डिंगजून की आंखें तलवार जैसी तेज हो गईं। उन्होंने ठंडी नजर से उसे देखा। क्या तुम इतना आराम कर चुके हो कि असली खतरा भूल गए? तभी एक और अधिकारी घबराकर बोला, जनरल, 8वीं रक्षा रेखा पूरी तरह टूट चुकी है। 833 आरडी डिवीजन के कमांडर फैंग बोसी तुरंत मदद मांग रहे हैं। रीइंफोर्समेंट्स। एक्साए डिंगजून ने मेज पर जोर से हाथ मारा। पूरा होलोग्राफिक नक्शा हिल गया। अभी के अभी 8वीं लाइन की स्थिति की पूरी रिपोर्ट लाओ। इतनी जल्दी वह कैसे टूट गई? सैटेलाइट सिस्टम ने तुरंत लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर दिखानी शुरू की। एक्साए डिंगजून उन्हें ध्यान से देखने लगे। फिर धीमी आवाज में पूछा, फैंग बोसी अभी कहाँ है? अधिकारी ने सिर झुकाकर कहा, मेजर जनरल फैंग फिलहाल आराम कर रहे हैं। वह अपनी यूनिट के साथ पुनर्गठन कर रहे हैं और मदद आने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किसका? चमत्कार का? एक्साए डिंगजून ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसे मेरा आदेश भेजो। या तो कल सुबह तक वह उस रक्षा रेखा को वापस ले ले, या फिर उसकी वीरगति की खबर आए। इसके बाद एक्साए डिंगजून कमरे में आगे पीछे टहलने लगे, जैसे पिंजरे में बंद शिकारी। हर कुछ मिनट में नक्शे पर नया लाल चिन्ह चमक उठता, जिसका मतलब था एक और रक्षा क्षेत्र टूट गया। एक्साए डिंगजून के दिल पर भारी बोझ था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये सब उच्च स्तर के मार्शल मास्टर्स और सैन्य नेता थे जिन्हें तैयार करने में दशकों लगते हैं। अचानक एक्साए डिंगजून चौंक गए। रुको, यह क्या है? नक्शे के एक कोने में उन्हें नीले रंग का शांत क्षेत्र दिखाई दिया। पूरा फ्रंट लाल था, बस वही जगह सुरक्षित थी। उन्होंने पूछा, 182 एनडी डिवीजन, यह कौन संभाल रहा है? सैनिक मुस्कराया। सर, मेजर जनरल वायु फेई। उनकी यूनिट शानदार प्रदर्शन कर रही है। एक्साए डिंगजून ने दाढ़ी सहलाई और बोले, वायु फेई? हाँ, याद आया। उसी ने एक प्रतिभाशाली लड़के की सिफारिश की थी। लू शेंग, यही नाम था न? उन्होंने हंसते हुए कहा। कम उम्र में ही ग्रांड मास्टर और कई मार्शल मास्टर्स को हरा चुका है। फिर उनकी नजर नक्शे के सबसे खतरनाक लाल क्षेत्र पर गई। उन्होंने आदेश दिया, उस क्षेत्र की लाइव फीड तुरंत दिखाओ। डेटा स्क्रीन पर आने लगा।
एक्साए डिंगजून ने धीरे से कहा, एबिसल बीस्ट टाइड। सैटेलाइट ने जूम किया, लेकिन जो दृश्य सामने आया वह बिल्कुल अलग था। उन्होंने तुरंत कहा, दूसरे कैमरे दिखाओ, मुझे असली युद्ध क्षेत्र देखना है। दूसरी स्क्रीन खुली और इस बार जो दिखा उसने एक्साए डिंगजून को बिल्कुल चुप कर दिया। अर्थ फिशर के सामने एक अकेला इंसान खड़ा था, हाथ में लंबा भाला, चारों तरफ जले हुए एबिसल बीस्ट्स की लाशें। वह इंसान था लू शेंग। उधर बंजर इलाके के एक और हिस्से में डॉम किंग्स दो तलवारों के साथ बिजली की तरह लड़ रही थी। उसकी चाल इतनी तेज और सटीक थी कि हर वार में एक एबिसल बीस्ट गिर रहा था। उसने कम्युनिकेशन में कहा, सेक्टर क्लियर। 4 एबिसल बीस्ट्स खत्म, 3 लेवल 5, 1 लेवल 6। दूसरी तरफ से आवाज आई, समझ गया। सभी यूनिट्स कोऑर्डिनेट 30 पर इकट्ठा हों। रोजर। कुछ देर बाद डॉम किंग्स उस टूटे हुए रक्षा क्षेत्र पर पहुंची, लेकिन वहां अजीब सन्नाटा था। कुछ कमजोर एबिसल बीस्ट्स को छोड़कर कोई खतरा नहीं था। एक सैनिक दूर चमकती रोशनी देखकर बोला, वो क्या है? चारों सदस्य आखिरकार शहर के खंडहरों में फिर से मिले और जानकारी साझा करने लगे। एक जवान बोला, ईमानदारी से कहूं तो यह जगह युद्ध क्षेत्र जैसी बिल्कुल नहीं लगती। डॉम किंग्स ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ गड़बड़ है। अगर रक्षा रेखा सच में टूटी है तो इतने कम दानव क्यों हैं? उसने गंभीर आवाज में कहा, सावधान रहो। शायद सारे एबिसल बीस्ट्स शहर के अंदर जमा हों। उसके इशारे पर टीम आगे बढ़ी। पीछे चलते सैनिक ने धीरे कहा, सब सतर्क रहो, आगे बड़ा नरसंहार हो सकता है।